पे भाग 11 में संघ और राज्य के संबंध बताए गए। संघ यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और तो अब यही से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं। अगली चीज जो हमारे संविधान की विशेष है वो है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि जो, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारी 7 डे 7 टॉपिक सीरीज में। ये सीरीज का हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनके बेसिक्स थोड़े क्लियर नहीं है, या अभी अभी आपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है, तो आप कैसे उस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आपके लिए जो सब्जेक्ट नए हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक, ये सारी चीजें एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो कई बार हमने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हमने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसमें आपको बेसिक से लेकर पढ़ाएं, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ताकि आप सबकी उन एग्जाम्स में थोड़ी सी हेल्प हो सके। एलटी में हमारी अपार सफलता के बाद हमने आपके लिए लाए हैं हम नया कोर्स, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तराखंड। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपकी उत्तराखंड जरूर आएगी। तो अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं या आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के बाहर कहीं तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड का एग्जाम दें, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें उत्तराखंड पूछी ही जाती है। तो ये हम आपके लिए कोर्स लाए हैं। इसमें जो क्लासेस हैं वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, और अभी आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। तो देर मत कीजिए, फटाफट जाके हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीक है इसमें हमारी 7 डेज में 7 टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो वीक है, इस पूरे वीक में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जिनसे आपका पॉलिटिक्स साइंस का बैकग्राउंड बनता है। और ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका, जो हम पहले दिन डिस्कस करेंगे, वो है आपका भारतीय संविधान। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है उनके बारे में। फ्राइडे को हम देखेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये क्या है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिक हम इसमें कवर करेंगे, डिटेल वीडियो हम इन वीडियोस के बात करेंगे। फिर है आपका जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इमरजेंसी के प्रोविजंस आपके लगाए जाते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो लास्ट वीडियो है वो है हमारी संविधान संशोधन से रिलेटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि एक बार आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, लेकिन क्या उसमें इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश है। जो उसके रूल रेगुलेशन है, अगर वो वर्तमान सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रहे और उनको थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है, तो क्या उन्हें समय के साथ चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जो जो चेंजेस अभी तक हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे आपके संविधान संशोधन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा भारतीय संविधान। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान, यानी कोई भी संविधान है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आखिर क्या जरूरत है एक संविधान बनाने की? बिना संविधान के किसी देश को चलाया जा सकता है, क्यों नहीं चलाते हैं? या संविधान की जरूरत क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इन सब चीजों को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संविधान होता क्या है, या संविधान आप किसे कहेंगे। तो देखो, संविधान क्या होता है। ये एक जो संविधान है, अगर भारत की बात करें तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है आपका संविधान में। जो संविधान में बात लिखी है उसी को ध्यान में रखते हुए आपके कानून बनते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकारों का गठन होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही पूरे भारत में जो भी नियम, रूल, रेगुलेशन बनते हैं वो सब आपके संविधान के तहत बनते हैं। ठीक है। संविधान क्या है? हमारे भारत का जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, यानी कि उसको रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। ये क्या करता है? ये सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, उसकी संरचना, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर है, उसकी जो शक्तियां हैं, पावर्स जो होती हैं सरकार के पास, और उसके क्या क्या कर्तव्य है, यानी कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, और नागरिकों के जो अधिकार है, उनकी जो ड्यूटीज है, इन सब का निर्धारण जो करता है उसे कहते हैं संविधान। यानी इन सब बातों के बारे में चर्चा जिस ग्रंथ में करी गई है वो आपकी जो बुक है वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी देश का संविधान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के क्या क्या काम होते हैं, संविधान क्या क्या करता है मेन चीज में। तो संविधान का जो पहला काम है वो है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है, यानी जो आपके बेसिक रूल्स हैं, एक ऐसे बेसिक रूल्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि मिनिमम होता है। समाज के जितने भी आपके मेंबर्स हैं
सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने में, ताकि जो मिनिमम उनके बीच में क्या उसके कोऑर्डिनेशन बैठ सके और उनमें जो आपस में ट्रस्ट है वो क्या होता है, बना रहता है। देखो अगर कोई रूल नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, आपको मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो साथ में रहता है, या मान लो कोई घर है, उस घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है 15 to 20, और अगर उस घर के कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है तो सब लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने मन से कुछ भी काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्या है देश के संदर्भ में, देश में क्या होता है बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं, उनके अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, सबकी जो सिद्धांत है वो अलग अलग होता है, सबके जीवन का तरीका अलग होता है, शैलियां अलग होती है, भाषा अलग होती है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रहन सहन खान पान सबके जीवन को जीने का जो तरीका है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगी, वो समाज बिल्कुल ही क्या हो रहेगा, हमेशा एक उनको आपस में ना तो ट्रस्ट होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि किस तरीके से काम करना है और कैसे चीजें चलेंगी, कोई भी जो संसाधन पूरे देश में उनका यूज कैसे होगा, कैसे एक प्रोसेस कैसे बनेगी, बिल्कुल अराजकता जैसा माहौल हो जाएगा। तो संविधान क्या करता है कि एक बुनियादी ऐसे कुछ नियम बनाता है जिससे समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो आपस में मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या कर सके, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और एक दूसरे पर थोड़ा भरोसा दिखा सके। ठीक है, दूसरे में संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि समाज में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार को कैसे निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो सब लोग एक साथ में रह रहे हैं, उन सबको कुछ काम करना है, तो कौन उसका निर्णय करेगा, ये भी बात हमें कौन बताता है, संविधान बताता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। और संविधान आपका ये भी तय करेगा कि संविधान ने कहा कि एक सरकार होगी जो पूरे गवर्नमेंट को चलाएगी, रूल रेगुलेशन बनाएगी, और वो सारे रूल रेगुलेशन क्या होंगे, समान रूप से पूरी जनता पर लागू होंगे। और फिर संविधान ये भी तय करेगा कि वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे आप अपने नेता चुनोगे, तो ये भी कौन तय करता है, आपका संविधान तय करता है। जैसे कि लोकसभा होती है, आपकी राज्यसभा होती है, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, तो ये कैसे बनी, आपके जो विभिन्न पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग हो गया, तो ये जो पद है, जो संगठन है आपका, ये कैसे होगा, क्या इसकी प्रोसेस रही होगी, ये सारी बातें किसमें लिखी गई है, संविधान में दी गई है। उसी के अनुरूप जो हमारा देश है वो कार्य करता है। दूसरा है कि सरकार क्या करते हैं, सरकार अपने नागरिकों पर, अब देखो सरकार ने जो सरकार बन गई, संविधान ने कहा एक सरकार होगी जो नियम बनाएगी और उन नियमों को सारे लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब मान लो कि ऐसी सरकार बन गई जिसने क्या हुआ, कुछ अलग ही नियम बना दिया, मान लो उसने कहा कि इस रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, या ये खाना कोई नहीं खाएगा, या ये काम कोई नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकती है, किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी एक पर्टिकुलर कलर के लोगों पर क्या कर सकती है, हो सकता है मतभेद उनके खिलाफ क्या कर ले, वो गलत टाइप के रूल रेगुलेशन बना ले, जैसे कि एक समूह को कहे कि ये सबकी सेवा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी ऐसे वो रूल ना बना सके जिससे उस समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या दिए गए, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाए तो उन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है, दूसरा है कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, वो अब देखो संविधान और क्या करता है, संविधान गवर्नमेंट को एक ऐसी क्षमता भी देता है जिससे वो क्या कर सके, जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं गवर्नमेंट से, या जनता अपने जीवन में डेवलप करना चाहती है, वो अपनी अच्छी सोसाइटी पैदा करना चाहती है, यानी जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर सके, पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। और इसके लिए एक जो कंडीशंस है, प्रॉपर कंडीशंस है, उन परिस्थितियों का निर्माण करना भी किसका कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य है। ठीक है, जैसे कि जब जॉब्स नहीं आती तो हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही, या अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, सारी चीजों के लिए किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्यों, क्योंकि संविधान क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को ऐसी पावर दे रहा है कि वो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, कर सकती है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर है जो संविधान है उसमें राज व्यवस्था के जो 3 प्रमुख अंग है, क्या क्या होता है आपके, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना करता है। इनकी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका के पास क्या शक्तियां होंगी, विधायिका के पास क्या शक्तियां होंगी, या आपकी जो न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी है उसके पास क्या शक्तियां होंगी, इस सब के बारे में भी कौन बताता है, आपका संविधान बताता है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, संविधान क्या करता है, राज्य के जितने भी आपके अंग है उन सबको क्या करता है, मर्यादा में रहने का उन पे अंकुश भी लगाता है, ताकि वो क्या हो सके, तानाशाह ना बन सके। जैसे गवर्नमेंट में आ गई, एक गवर्नमेंट आपकी बन गई, वो ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगा सकती कि वो क्या बन जाए, हिटलर बन जाए, कहे हमने तो ये कह दिया सो कह दिया यही होगा। ठीक है, तो संविधान उस चीज को कंट्रोल करने का काम भी करता है।
ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान की, ये कब बना। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जिस समय संविधान को अडॉप्ट किया गया था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 उसके पार्ट्स यानी कि भाग थे, और 8 उसमें शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां थी। ठीक है, और ये जो हमारा संविधान है ये अब तक का अंगीकृत किया जाने वाले, अडॉप्ट किया जाने वाला सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा संविधान किस देश का है, तो यह सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो है आपका भारत का। ठीक है, और इसके जितनी भी आर्टिकल्स है, देखो आर्टिकल्स ऐसे मान लो रूल एंड रेगुलेशन है आपके। ठीक है, अभी हम उनको पढ़ेंगे आगे कि उन आर्टिकल्स में क्या है। देखो सिंपल में ये समझो कि संविधान आपकी एक बुक है और उस बुक में आपके आर्टिकल्स दिए हैं। उन आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि जो सरकार है वो कैसे कार्य करेगी, और उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, उनको कैसे चुना जाएगा, और जो जनता है उसके क्या क्या मौलिक अधिकार है, उसके क्या कर्तव्य है, इन सब के बारे में इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है, और आर्टिकल इसके पॉइंट्स हैं, तो किस आर्टिकल में क्या दिया गया है ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगला देखो भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख रचनाकार माना जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके चेयरमैन भी थे। उसके बाद है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखो भारत का जो ओरिजिनल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना तो प्रिंट किया गया है, ना ही उसे टाइप किया गया है, इसको हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखा है। ठीक है, और ये किसने लिखा है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं किसने लिखा है, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और इसे देहरादून में फिर प्रकाशित किया गया। इसके बाद देखो इसका जो हर पृष्ठ है आपके, जो ओरिजिनल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस पृष्ठ को जो शांति निकेतन है उसके कलाकारों द्वारा सजाया गया है, और इसको पूरा करने में हमें कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में संविधान में आपके 395 आर्टिकल्स हैं, आपकी 12 शेड्यूल हैं, और 22 क्या है, भाग हैं। ठीक है, भाग उतने ही है, शेड्यूल बढ़ गए आपके, और जो आर्टिकल्स हैं वो भी कितने हैं, अभी 395 है। अब आप कई बुक्स देखोगे उसमें आपको 400 प्लस आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखो जो भी नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं ना, वो जैसे कि मान लो आपका कोई 40 आर्टिकल है, तो इसी का पहले 40 आर्टिकल था, उसी में ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, या फर्स्ट जोड़ दिया, सेकंड जोड़ दिया, इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल अभी भी कितने हैं आपके, 395 आर्टिकल ही है। ठीक है, और आज तक हमारा जो संविधान है वो लगभग 105 बार उसमें संशोधन किया जा चुका है। अब इसमें हम ये समझते हैं कि संविधान की जो मांग है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक रात सबके मन में विचार आया होगा, सबको सपना आया होगा कि चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, हमारा देश आजाद होने वाला या आजाद होगा तो हम कैसे अपना गवर्नमेंट चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस चली है, कई सालों का समय लगा है। तो भारत में जो संविधान सभा के गठन का विचार था वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। ठीक है, अब देखो संविधान सभा, अब संविधान तो आपका बन गया, लेकिन संविधान बनाएगा कौन, तो संविधान को बनाने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ी, एक संविधान सभा की, यानी कि कुछ लोगों की जो मिलकर क्या बना सके, एक ऐसी रूल बुक बना सके जो जिसके द्वारा हम शासन चलाएं। ठीक है, फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से बनता है, इसको ध्यान रखना कि पहली बार जो संविधान सभा के गठन का विचार था वो किसको आया था, एम.एन. रॉय को आया था। कब आया था, 1934 में आया था। उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पहली बार ऑफिशियली रूप से क्या करी, संविधान सभा के गठन की मांग करी कि हाँ हमें एक संविधान सभा के गठन की आवश्यकता है, उसको करा जाए। फिर उसके बाद है 1938 में, ठीक है, 1938 में कांग्रेस की तरफ से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसमें वयस्क मताधिकार की मांग करी कि जो आपकी संविधान सभा चुनी जाएगी वो चुनी जाएगी वयस्क मताधिकार द्वारा, यानी कि जैसे अभी हम वोट करते हैं ना,
तो जो भी 18 से ऊपर होता है, जैसे उसकी 18 की एज हो जाती है किसी भी भारतीय नागरिक की, तो उसके पास वोटिंग का राइट आ जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं वयस्क अधिकार, यानी कि जब वो एडल्ट हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग करी कि जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे उनके सदस्यों को वयस्क मताधिकार द्वारा क्या किया जाए, चुना जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया था और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन को स्वतंत्र संविधान के निर्माण हेतु भारत भेजा, और जिसके अध्यक्ष थे, जो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में, इसको जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एक पार्ट वहां और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन उन्होंने भेजा कि क्रिप्स मिशन क्या करेगा, अब भारत में एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करेगा, क्योंकि इस टाइम तक क्या हो गया था कि भारत को आजाद किया जाने वाला था। मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया, उन्होंने इसको नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था कि दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। अब देखो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, वो देखते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 1946 में जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य कौन कौन थे? स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इन्हीं के प्रस्ताव द्वारा आपके संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रिकमेंडेशन करी उसके हिसाब से नवंबर 1946 में आपके संविधान सभा का गठन हो गया। तो कई बार कॉमन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ आपका, नवंबर 1946 में हुआ। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पैथिक लॉरेंस थे। कब आया? 1946 में आया। और इसके और सदस्य कौन कौन थे? स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी थी, कैसे कार्य किया जाता था। तो सबसे पहले जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अब जैसे इसका गठन हुआ तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक अध्यक्ष चाहिए। तो पहले एक अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, जो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद देखो जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और इस कारण से जो केवल सदस्य थे, केवल 211 ही सदस्यों ने क्या किया, संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, और जो आपके एच.सी. मुखर्जी हैं उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया और एक संवैधानिक सलाहकार टीम बनाई गई, जिसके जो अध्यक्ष थे वो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो किसको बनाया गया, बी.एन. राव को। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, देखो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो लगभग 2 वर्ष के समय में संविधान सभा ने संविधान का गठन तो किया ही, उसके साथ साथ उसने कई अन्य कार्य भी किए। तो उन कार्यों के बारे में देखते हैं। जैसे कि मई 1948 में इसने राष्ट्रमंडल में जो कॉमनवेल्थ होता है उसमें भारत की सदस्यता को ग्रहण करा, उसको सत्यापन करा, वेरीफाइड करा। और जो हमारा तिरंगा है उसे हमने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगे यानी नेशनल फ्लैग को अपनाया। इसके बाद 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान जनगण मन आपका वो राष्ट्रीय गान बनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। तो ये यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ये बेसिक आपकी चीजें हैं। फिर देखो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फिर संविधान आपका वही सेम 2 साल 11 माह 18 दिन में क्या हो गया, पूरा हो गया। और आपका जो 24 जनवरी 1950 है उसको आपकी संविधान की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया, जिसे हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपके गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब संविधान के अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ, पहली बार 1950 से लेकर 1952 में आपके क्या हुए, आम चुनाव हुए। और आम चुनाव होने के बाद पहली बार आपके भारत की संसद का निर्माण हुआ। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इन सबका फिर गठन हुआ, जिसमें आपके जो संसद थे उसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करी। ठीक है, इसके बाद देखो अब जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कई सारी समितियां बनी। ठीक है, अब बड़े काफी सारे लोग हैं, सबके विचार रखने हैं, क्योंकि हमारा भारत क्या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रिच है।
अलग अलग भाषा धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबको साथ लेके चलना था। और जो संविधान सभा थी उसमें सब धर्मों के, महिलाओं के, सारे समूहों के क्या थे, प्रतिनिधि मौजूद थे। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सारी आपकी कमिटीज बनी। तो कुछ कमेटी में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि संघीय संविधान समिति जो थी, यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति जो थी आपकी, यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। फिर है आपका, अब जो हमारा भारतीय संविधान है, तो जिस समय भारत का संविधान बना उस समय जो भारत की संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने, और जो उस समय जिन जिन देशों में भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा और उनमें उन्हें जो जो चीजें अच्छी लगी उसका समावेश उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया। तो अब यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बाहर के देशों से ली गई है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वहां से हमने संसदीय शासन लिया है। जो हमारे देश में संसद होती है, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, वो हमने वहां से लिया है। दूसरा, हमारी जो एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। देखो, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हम क्या होते हैं, सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। कई देशों में ऐसा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप अमेरिका देख लीजिए, तो अमेरिका में क्या है, जो उनका स्टेट होता है वहां की उन्हें सिटीजनशिप मिलती है और एक वो जिस देश में रहते हैं वहां की सिटीजनशिप मिलती है। तो इसे कहते हैं डबल सिटीजनशिप। ठीक है, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के, कहीं के हैं, लेकिन आप क्या है, भारतीय हैं, आपको राज्य के लिए अलग से नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं एकल नागरिकता। ठीक, अगला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगने की प्रक्रिया है, यानी जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति पर, ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है कि अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे। ऐसे नहीं हटाते कि राष्ट्रपति ने कुछ कर लिया या उनसे कुछ हो गया तो आप उन्हें हटा दोगे, सीधे कहोगे कि आप इस्तीफा दे दो, ऐसे नहीं होता है। राष्ट्रपति पर एक प्रोसेस लगती है महाभियोग की। तो ये हमने प्रोसेस कहां से ली है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली। महाभियोग क्या होता है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अगला है फिर आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी प्रकार से हमने कनाडा का जो संविधान है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने लिया है शक्ति विभाजन। इसे कहते हैं पावर ऑफ, मतलब पावर को जो विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड करा गया है, वो लिया हमने किसमें? संघ और राज्य के बीच में। देखो, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका सेंटर जो कानून है वो बना सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं या एरिया है जिनमें राज्य कानून बना सकता है। तो जो शक्तियां हैं वो संघ और राज्य के बीच में विभाजित है। तो ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद जो जर्मनी का संविधान है, वहां से हमने क्या लिया है कि इमरजेंसी के समय जो मूल अधिकार होते हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमें नॉर्मली जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, तो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या मिला उनको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अभी आप ये समझ लो कि अगर इमरजेंसी होती है, यानी कोई ऐसी आपात की स्थिति है, मान लो कहीं पे आपका क्या लगा, नेशनल इमरजेंसी लग गई है, कोई वॉर छिड़ गई है या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है, रोक सकती है। आगे देखो, सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए हैं, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई है, यानी जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं वो हमने कहां से अपनाया? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, वो उसकी जो प्रोसेस है वो भी हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली। तो इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। अभी हमने देखा कि बहुत अलग अलग देशों के संविधान में जो जो अच्छा लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
ऐड किया है। इसके बाद जो हमारा संविधान है वो बहुत कठोर भी है और लचीला भी है, उसका एक मिश्रण है। यानी कि इतना इजी नहीं है कि आप संविधान में कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि आप संविधान को चेंज ही ना कर सको। ठीक है, तो ये हो गया कठोरता लचीलेपन का एक मिश्रण है। ठीक, इसके बाद है इसमें क्या है, संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। यानी कि हमारा पूरा भारत एक है, ये राज्यों का क्या है, संघ है, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, या राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम साथ में रहेंगे, वो है साथ में। ठीक है, तो संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, उसका मिश्रण सा है। अगला है आपका धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है हमारे देश में। अगली चीज है आपकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसका व्यवसाय कुछ भी हो, वो अगर एडल्ट है तो वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे भारत के सभी नागरिकों को है। दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो भारत में आपका क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और हमारे संविधान में आपातकालीन प्रोविजंस हैं, यानी कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपातकाल की स्थिति में जिनको लागू किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में अगली वीडियो में। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये आपके 3 आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगली चीज जो हमारे संविधान की विशेष है वो है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि जो 3 टायर गवर्नमेंट है, केंद्र में, राज्य में और फिर राज्य के अंदर जो नगर निगम और नगर पंचायतें होती, तो 3 स्तर है हमारे यहाँ शासन का। ठीक, अब देखो हमारे संविधान की बात करते हैं कि संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल किन किन चीजों से रिलेटेड है, उनमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तो हमारे संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, और अब कितने हो चुके हैं आपके, 25 हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान का भाग है, सबसे भाग 1 यानी चैप्टर 1 जो है, उसमें आपका दिया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका क्षेत्र, कौन कौन सा संघ और उसका क्षेत्र होगा। तो आर्टिकल 1 से 4 में यही चीजें दी गई है। फिर भाग 2 में नागरिकता बताई गई, यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि कौन सिटीजन हो सकता है, कैसे वो सिटीजन बनेगा। भाग 3 में बताए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भारतीय नागरिक है उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में बताया गया भाग 3 में। भाग 4 में दिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें राज्य को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए और किन को ध्यान में रखते हुए आगे कानून बना सकती है, इन सब के बारे में दिया गया आपके भाग 4 में। भाग 4 में दिए गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 51A है। आगे देखें तो भाग 5 में दिया गया है आपका द यूनियन, यानी संघ से रिलेटेड बातें की गई हैं। ये आपका 52 से लेके 151 तक है। उसके बाद भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया, यानी द स्टेट के बारे में, इसमें 152 से 237 तक आर्टिकल है आपके। फिर आपका भाग 7 है राज्य भाग बी, इसमें आपके 238 के बारे में दिया गया है। फिर आपका भाग 8 जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बताया गया है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में आपके आर्टिकल्स हैं। भाग 9A में आपके नगर पालिकाएं हैं। भाग 9B में यानी पार्ट 9B जो है इसमें द कोऑपरेटिव्स है। इसी प्रकार भाग 10 में अगर हम देखें तो इसमें आपके शेड्यूल और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उनको क्या क्या अलग से प्रोविजन दिए गए वो सारी चीजें इसमें दी गई है। इसी प्रकार से भाग 11 में संघ और राज्य के संबंध बताए गए। संघ यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य जो आपके राज्य लोग हैं, तो इनके बीच में आपस में किस प्रकार से शक्ति विभाजन है, क्षेत्र का जो विभाजन है वो इसमें दिया गया है भाग 11 में। भाग 12 में जो भी आपके वित्त, संपत्ति, इन सब से रिलेटेड आपकी चीजें हैं वो दी गई हैं। इसी प्रकार से भाग 13 में आपके ट्रेड, कॉमर्स के बारे में बात की गई है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो आती हैं। भाग 14A में आपका जो अधिकरण है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों पे उनका अधिकार होता है, कंपनीज वगैरह होती हैं, उन सब पे वो किस प्रकार से कार्य कर सकती है, वो सारी चीजें दी गई हैं। भाग 15 में जो इलेक्शन है, आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होंगे, किसका चुनाव कैसे किया जाएगा, लोकसभा कैसे चुनी जाएगी, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इलेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें भाग 15 में दी गई। भाग 16 में आपके स्पेशल प्रोविजंस दी गए हैं। लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारा देश क्या है, लैंग्वेज रिच है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती हैं, तो भाषाएं दी गई हैं इसमें भाग 17 में।
भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे, आर्टिकल 352, 356, 360। तो ये जो सारे आर्टिकल्स है वो आपके किस में दिए गए हैं, भाग 18 में दिए गए। भाग 19 में जो बाकी चीजें हैं वो दी गई हैं। भाग 20 में आपका जो संविधान का संशोधन है वो आपका दिया गया है। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और कुछ आपके विशेष उपबंध है। भाग 12 में फिर आप भाग 22 में आपकी जो संक्षेप, नाम, प्रारंभ, ये सारी चीजें। तो अभी भी हमारे जो भाग है वो कितने हैं आपके, 22 हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो ये ए बी है ना, कई बार इनको बोल देते हैं भाग, और तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भाग कितने, 25 है, लेकिन आपके भाग हैं कितने, 22 ही है। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान में आपकी क्या दी गई है, शेड्यूल्स दी गई, अनुसूचियां दी गई। तो टोटल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया, उसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको शामिल किया गया है, और राज्यों का जो क्षेत्रीय अधिकार है उनके क्षेत्र से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं। जो आपका सेकंड शेड्यूल है इसमें आपके जितने भी ऑफिस भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, कैग होते हैं, इन सबके जो भत्ते हैं, इनके पास क्या क्या अधिकार होंगे, इन सबके बारे में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो सारी की सारी आपकी किसमें है, सेकंड शेड्यूल में है। ठीक है, तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो आपके सारे मंत्री होते हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री हो गए, संसद चुनाव, संसद के मेंबर्स हो गए, एमपीज हो गए, एमएलए हो गए, राज्य मंत्री हो गए, आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, जो आपके जज होते हैं वो हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सब क्या शपथ लेंगे, इनकी अफर्मेशन जो है वो सारी चीजें इसमें दी गई है। इसके बाद अगला जो है फोर्थ शेड्यूल, इसमें दिया गया है कि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटें हैं उनके आवंटन के संबंध में क्या दिए गए, उससे रिलेटेड प्रावधान दिए गए। अगला आपका 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में जो आपकी अनुसूचित क्षेत्र है, जो आपके शेड्यूल्ड एरिया है या आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइबल वाले जो एरिया है, उनमें आपको कैसे प्रशासन करना है उससे रिलेटेड आपके क्या दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए। अगला है आपकी 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची में आपके जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, इनके जो जनजातीय क्षेत्र है वहां किस प्रकार से गवर्नमेंट अपना प्रशासन देखेगी उसके बारे में ये सारी चीजें दी गई है। अगली है आपकी 7वीं अनुसूची, तो ये अनुसूची जो आपकी 3 विधाइयों से संबंध है, इसमें संघ, राज्य और संवर्ती। तो इस सूची में आपके संघ के कार्यक्षेत्र, राज्य के कार्यक्षेत्र और कुछ कार्यक्षेत्र यानी कि जिनमें संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट दोनों ही अपने कानून बना सकती हैं, उन सबके विषयों की सूची दी गई है। अगली जो है वो है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस दी गई है। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपके असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में दिया गया है जो भूमि सुधार है, लैंड, आपके जो लैंड रिफॉर्म्स है इनके बारे में दिया गया। ठीक है, और इसमें जो जमींदारी उन्मूलन हो गया, पहले से होते हैं जमींदार हुआ करते थे, अब नहीं होते, तो उससे रिलेटेड आपका क्या है, ये अनुसूची है। ये जो अनुसूची है ये आपकी कब जुड़ी, जब पहला संविधान संशोधन हुआ, आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में, उसके द्वारा आपकी 9वीं सूची जोड़ी गई। फिर है आपकी 10वीं सूची, तो 10वीं जो अनुसूची है जिसमें आपके संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को किस आधार पर अयोग्य ठहराकर उनको निलंबित किया जा सकता है, यानी दल बदल से रिलेटेड जो कानून है वो इसमें दिया गया है 10th शेड्यूल में। और ये जो शेड्यूल है ये जोड़ी गई आपकी 1985 में, जब आपका 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। फिर है आपकी 11th जो शेड्यूल है या आपकी 11वीं अनुसूची है, इसमें आपके पंचायतों को शक्ति, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल आपके 29 विषय हैं, और इस शेड्यूल को जोड़ा गया 1992 में आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है और पूछ लेते हैं। अगला और आखिरी अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची। ये भी आपके 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और इसमें जैसे आपकी जो 11वीं अनुसूची है इसमें आपकी ग्राम पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। इसमें आपकी नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, जो म्युनिसिपल्स होती हैं, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बताया गया। अब देखो, संविधान को जो बनाने का सबसे बड़ा श्रेय रहा वो रहा आपके भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है,
तो इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार हम और लेक्चर्स भी लाते रहेंगे, सातों दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।